रिसर्च जब कर रहे थे आपकी, तो आपके ऊपर एक भी केस नहीं आया अभी तक। अमूमन नेताओं की छवि होती है कि नेता का मतलब अपराधी, नेता का मतलब लुटेरा, इस तरीके की एक मानसिकता हो गई है और केसेस भी लगातार होते हैं। तो मतलब ऐसे मेंटेन जीरो रिकॉर्ड मेंटेन करना सर, यही प्रयागराज की पहचान है। काशी में 2014 से पहले एक व्यक्ति ने बोला था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है। तो समझना है कि नदी बिल्कुल साफ हुई क्योंकि जो माँ गंगा ने जिस व्यक्ति को बुलाया और प्रधानमंत्री बना दिया। क्या हालत है नदियों की? देखिए, ये दुखद है। जैसे गंगा हम लोगों की आत्मा है और हम लोगों के प्राणवायु में बसने वाली कोई एक नदी नहीं। हम माँ गंगा इसलिए बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि समस्त हिंदुओं की तरफ से, समस्त सनातनियों की तरफ से, कि वर्तमान के समय में एक ऐसे सांसद हैं पूरे भारत में कि जिन्होंने गौ माता के लिए आवाज उठाई। सबसे पहले हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद है। धन्यवाद आपका भी जय। वहीं पर जब आपने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए संसद में मुद्दा उठाया तो ये आपकी आवाज थी। तो लोगों ने कहा, कुछ मैं ट्वीट्स वगैरह पढ़ रहा था कि कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं है, कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस के सांसद जरूर कर रहे हैं, वो उनका मानना है, कांग्रेस के स्टैंड्स क्लियर नहीं है गौ माता को लेकर। आज किसकी सरकार है, एक चीज ये देखिए, लेकिन जो वर्तमान समय में जो सरकार में है, सत्ता में है, और जिनको इसी के नाम पर जो है सत्ता मिली, वो कहीं न कहीं इससे भागते हुए नजर आते हैं। वहीं पर एक सवाल है 2024 का, जिस तरीके से भगदड़ हुई थी और आप वहां के सांसद हैं, तो कुछ आरोप लगते हैं सरकार पर कि उन्होंने आंकड़ा छुपाया था। तो आपने वो चीजें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करी होगी। तो मेरा उस समय भी मानना था, आज भी मानना है कि बड़े पैमानों पर मौतें हुई और सरकार ने कहीं न कहीं छिपाने का काम किया। वहीं पर हम बात करें कि आज से 2.5 महीने पहले एक ऐसा कृत्य हुआ प्रयागराज में। जो पार्टी हिंदुत्ववादी बात करती हो, हिंदुओं की बात करती हो, रात दिन हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाती हो, सनातन की बात करने वाली पार्टी, उनके द्वारा, उनकी पुलिस के द्वारा छोटे छोटे बटुकों की चुटिया पकड़ के खींची गई। 70-80 साल के ब्राह्मण को जूते से मारा गया। तो जो कृत्य हुआ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अकल्पनीय है, दुखद है, और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी भविष्य में कोई भी अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो के द्वारा न किया जाए, ये दंडनीय अपराध है। वहीं पर एक और मुद्दा है, वो है यूजीसी, एक ऐसा कानून जो जनरल कैटेगरी के एक तरीके से खिलाफ। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें तो सरकार ने ही वो बीज बोया। देखिए, अब सरकार क्या कर रही है? सरकार सबको लड़ाने का प्रयास करती है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का आप क्या देख रहे हैं, क्या भविष्य है? मैं तो नई सरकार देख रहा हूँ प्रदेश में। वहीं पर एक आखिरी सवाल, जो आखिरी सवाल होते होते आपके 3 सवाल थे। और सब लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा। द अनटेम्ड वॉइस, द अनटेम्ड वॉइस जी, इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली में, और कहां पर आए हैं आपको बता देना चाहता हूं। एक ऐसे सांसद के पास जिन्होंने गौ माता की आवाज सदन में रखी, वो भी आज के समय। वो है वन एंड ओनली उज्जवल रमन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। धन्यवाद आपका जो है। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, और आपके जो दर्शक हैं उनका भी अभिवादन करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें थोड़ी देर के लिए दिया। और शुरुआत आपसे ही करते हैं। जैसे हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आपने LLB की हुई है और उसके बाद पॉलिटिकल करियर शुरू करा, हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा। तो क्या मतलब सर सोचा था, मतलब जब LLB कर रहे थे, कि पॉलिटिकल जाना है और ऐसे सांसद का चुनाव लड़ना है और फिर सांसद बनना है? ऐसा नहीं, ऐसी कोई परिकल्पना नहीं थी, न ऐसी कोई सोच थी, न इच्छा थी जी। समय और परिस्थिति अपने आप उस पड़ाव तक लेती चली गई और उसी का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे जैसे समय ने करवट ली, समय की करवट के साथ वैसे वैसे निर्णय होते गए और उन निर्णयों के साथ हम आगे बढ़ते चले गए जी। तो मैं कहूँगा समय के प्रवाह ने ही सारी चीज़ें तय की हैं। निश्चित तौर से अब जिधर चल पड़े हैं जी, लोगों की सेवा करने, वही मार्ग को प्रशस्त करना है, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो LLB की पढ़ाई के बाद मतलब अचानक से रुख लगा कि करनी है, जो आपने कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी करी थी? जी जी, लंबे समय तक 8-9 साल जो है प्रैक्टिस में व्यतीत किए थे। तब फिर उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों में जो है राजनीतिक उसमें आना पड़ा जो है। नहीं तो उस समय तो यही इच्छा थी कि LLB की पढ़ाई की तो कहीं न कहीं वकालत के ही पेशे में आगे बढ़ने का। अच्छा। और उसी में हमारी रुचि भी थी। अच्छा। और कहीं न कहीं आज भी जो है एक अच्छा लगता है, उस पेशे से बहुत कुछ नाम पहचान आदमी को मिलती है। और उसके बाद जब राजनीति में आए तो फिर लोगों की सेवा।
कर जी। रहे हैं। वहीं पर हम आपका पॉलिटिकल करियर देख रहे थे, आपके पिताजी पहले और आप भी समाजवादी पार्टी में थे 2024 तक, तो अचानक से क्या हुआ कि अचानक से आप कांग्रेस में आ गए? वो तो हमने इसको कई बार इन बातों पर चर्चा की है जी। कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हम्म। जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उनके साथ मिला जुला एक निर्णय था। उस निर्णय के तहत हम लोग लड़े ठीक है। और दोनों ही दल के कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की और प्रयागराज की महान जनता ने जी। ये अवसर दिया जो है। जी। तो मैं लोगों का आभारी भी हूँ कि जिन्होंने, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है जिसने 5-5 प्रधानमंत्री दिए हों। हम्म। हमारे क्षेत्र से 2 प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी रहे। तो निश्चित तौर से बहुत ही इस क्षेत्र के और बड़े बड़े लोगों ने उच्च पदों पर आसीन रहे। आसीन रहे। बड़े बड़े मंत्री यहाँ से बने, कद्दावर नेता जो है मैं कहूँगा इस क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे। तो निश्चित तौर से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली जो है और वहाँ के लोगों ने दी। तो उसी जिम्मेदारी को बखूबी उसका निर्वहन करने का हम प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं के जो रास्ते हैं उसी रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं प्रयागराज को और आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो सक रहा है उसको करें। वहीं पर जैसे हम रिसर्च करते हैं, किसी भी नेता के पास जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ कितने केसेस चल रहे हैं, क्राइम केसेस चल रहे हैं। तो हम रिसर्च जब कर रहे थे आपकी, तो आपके ऊपर एक भी केस नहीं है अभी तक, नहीं, ऐसा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। जैसे अमूमन नेताओं की छवि होती है कि नेता का मतलब अपराधी, नेता का मतलब लुटेरा, इस तरीके की एक मानसिकता हो गई है और केसेस भी लगातार होते हैं। तो मतलब ऐसे मेंटेन, जीरो रिकॉर्ड मेंटेन करना सर? नहीं, रिकॉर्ड तो हमारा जीरो था, लेकिन पिछले बार जब हम विधायक थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनीतिक कारणवश एक जरूर कोविड का केस जो है, वो तो इंटरनेट पे तो है नहीं, पर वो है ना, अब कहीं ना कहीं होना चाहिए जो है, लेकिन क्या था सर वो बेसिकली? लेकिन कोविड का केस था, किसान आंदोलन था, पार्टी का निर्देश था। अच्छा। तो पार्टी के निर्देश पर हम लोग जा रहे थे, उसी में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी। लेकिन उसके अलावा वो भी राजनीतिक कारणवश वो केस है कोविड का। मुझे लगता है कि अदालतें जरूर संज्ञान लेंगी जी और यथोचित निर्णय करेंगी, नहीं तो अन्यथा जो है बेदाग और स्वच्छ यही प्रयागराज की पहचान है। प्रयागराज का व्यक्ति अगर दागदार हो जाएगा तो फिर उसकी पहचान कहाँ रहेगी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ छवि ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है और उसी पहचान के नाते हम प्रयागराज की आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जी। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं 2004 से 2007 तक उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मिनिस्टर मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस वक्त। जी जी। तो सर आपसे ये सवाल है, जिस तरीके से आप पोल्यूशन देखते हो और आपने काम भी करा है 2004 से 2007 तक उत्तर प्रदेश में, और हम उत्तर प्रदेश और पूरे देश की बात करें, जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में लगातार वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सोइल पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। और एयर पोल्यूशन का सर, आप दिल्ली में आप हैं, आप जानते होंगे यहाँ का AQI 650, 750 और NCR का भी यही है। तो क्या कारण है और सरकार क्यों विफल है एयर पोल्यूशन पर? देखिए, गंभीर विषय है और सरकारें नहीं समुचित प्रयास कर रही हैं। कोशिश होनी चाहिए थी। देखिए, बिना आबो हवा साफ किए, बिना जल को अच्छा बनाए आम आदमी का जनजीवन प्रभावित होता है। और इसको हम लोगों ने लोकसभा में भी, पता नहीं सरकारें क्यों बच रही हैं, क्यों भागना चाहती हैं, क्यों चर्चा नहीं चाहती, मैं समझ नहीं पाता, मेरे समझ के परे है जी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को ध्यान देना चाहिए। AQI खाली 3 महीने की चीज़ नहीं है, ये हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, या जो कोमॉर्बिडिटीज़ के शिकार हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और खाली दिल्ली ही नहीं, पूरा का पूरा उत्तर भारत इस खराब आबो हवा से जूझता है और ये संकट सब जगह है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार का प्रयास न के बराबर है, सरकार समुचित प्रयास नहीं कर रही है। अगर चाहे सरकार, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको दूर न किया जा सकता हो। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का अभाव
प्रतीत होता है। जी क्योंकि आप पिछले 12 सालों में देखें तो किन्हीं सारे राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने कोई ऐसी बैठक करके कोई समुचित प्रयास, कभी होता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, तो कभी पंजाब जिम्मेदार है, तो कभी पराली जलाने को जिम्मेदार है। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, सिर्फ सरकार को मानता हूं, जो केंद्र सरकार है इसकी जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आती है, ये बचती हुई नजर आती है, ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है जी कि अगर सरकार इस जिम्मेदारी को समझे, उसके लिए सार्थक प्रयास करे, सभी के साथ बैठकर बात करे, तो कोई ना कोई रास्ता और हल इसका निकलेगा। जी तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस तरीके की पहल करेगी और ये कोशिश करेगी कि दिल्ली की आबो हवा और पूरे देश का पानी भी कैसे जो है अच्छा रहे, जी स्वच्छ भी हो, अच्छा भी हो, पीने योग्य हो जी। और जो लोगों के स्वास्थ्य के हानिकारक न हो, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं पर जैसे इसी की बात करो, एयर पोल्यूशन की, जैसे आपने काम किया है तो सरकार पहले, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, सरकार बनवा दो, भारतीय जनता पार्टी ने बोला, सरकार बनवा दी, उसके बाद भी यही हमें AQI देखने को मिला। तो आपके क्या सुझाव हैं कि अब तो दोनों जगह सरकार है, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, तो आप जैसे मिनिस्टर रहे हैं तो क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या कड़े कदम होने चाहिए जिससे AQI कम हो और लोगों को दिल्ली छोड़कर जाना ना पड़े? देखिए, सरकार को सबसे पहले सकारात्मक पहल करनी चाहिए और अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए कि हमको कोई इसका हल ढूंढना है। पर्यावरणविदों से बात करना चाहिए, इसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सल्यूशन है। शॉर्ट टर्म में हम प्रयास जरूर छोटे छोटे करते हैं, लेकिन सबके साथ मिलकर प्रयास नहीं करते जी। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और केंद्र है जी। जो अगल बगल के राज्य हैं, सब लोग जब मिलजुल कर प्रयास करेंगे केंद्र के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर इसमें प्रयास हो सकते हैं। होता क्या है कि कभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि ऑड और इवन होगा, वो 2-4 महीने भर चलता है, फिर बंद हो जाता है। कभी होता है कि कंस्ट्रक्शन ग्रैप 3 ग्रैप 4 लग गया, तब कुछ नियंत्रण प्रभावी होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। देखिए, हमको जो है एक चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर काम करना है। ऐसा नहीं कि जो बाहर के जो विकसित देश हैं जी, आप वो भी इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इस समस्या पर काबू पाया, काम किया, क्योंकि अपनी एक तटस्थ, हमारी ठोस एक प्रभावी कदम होना चाहिए जो कि दिखता नहीं है। सरकार कहीं पर भी ठोस कदम उठाने से कतराती नजर आती है। आप देखें, बीजिंग में समस्या थी, पेरिस में समस्या थी, लंदन में समस्या थी, लेकिन इस जगहों पर भी उन लोगों ने काबू पाया और आज बेहतर आबो हवा इन बड़े शहरों पर आज दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही भारत सरकार को भी प्रयास करने चाहिए और जब बैठेंगे, बात करेंगे तो उसका रास्ता निकलेगा। जी। वहीं पर हम आते हैं कि काशी में 2014 से पहले एक व्यक्ति ने बोला था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो समझना है कि नदी बिल्कुल साफ हुई, क्योंकि जो माँ गंगा ने जिस व्यक्ति को बुलाया और प्रधानमंत्री बना दिया, क्या हालत है नदियों की? देखिए, ये दुखद है। जैसे गंगा हम लोगों की आत्मा है और हम लोगों के प्राणवायु में बसने वाली कोई एक नदी नहीं, हम माँ गंगा इसलिए बोलते हैं। तो और निश्चित तौर से इस मुद्दे को सदन और सदन के बाहर भी हमने बहुत मुखरता के साथ उठाया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया रहा है, गंगा के लिए जब महाकुंभ होता है, कुंभ होता है या माघ मेला लगता है, तो कुछ समय के लिए जल को छोड़ दिया जाता है और पानी के प्रवाह को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब वो समय व्यतीत हो जाता है तो फिर गंगा नदी वो अपनी दयनीय हालत में फिर पहुंच जाती हैं। अच्छा। तो लिहाजा जो है, जो सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, एक तो जो बांध बन रहे हैं पूरे हिमालय के जो इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर जो पेड़ कट रहे हैं और जो बांध बन रहे हैं, उसको तत्काल, अभी जो एक मुद्दा आया और जिसको हम लोगों ने तरह तरह से सरकार के संज्ञान में भी लाए, पत्र लिखकर भी लाए, अपने प्रश्नों के माध्यम से भी लाए और अपने अनेक बार निवेदन भी किया। उसमें 6000 देवदार के पेड़ इको सेंसिटिव जोन में सिर्फ 4 धाम परियोजना के लिए काटे जा रहे हैं।
काटे जा रहे हैं। काटे जा रहे हैं, काटने की तैयारी है सरकार की। अब सोचिए, देवदार के पेड़ वो जीवन है उस हिमालय को। उस हिमालय को अगर आप समाप्त कर देंगे तो न गंगा बचेगी, न पर्यावरण बचेगा, और न दिल्ली और उत्तर भारत का कोई भी जो है राज्य बचेगा। अगर इस तरीके से दोहन पर्यावरण का हम करें जी। और किसके लिए? पर्यटन के लिए करें, चाहे बॉर्डर के लिए करें, उसके लिए हमको विकल्पों पर विचार करना चाहिए कि कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, कैसे उसको बचा सकें, और कैसे गंगा नदी के प्रवाह को हम पूरे साल भर एक जैसा बना कर रख सकें। इसके लिए सरकार कोई कदम उठाती नहीं। बारिश में पानी आता है, 4 महीने के बाद पानी चला जाता है, गंगा नदी फिर वहीं पहुंच जाती है। आप एक तरीके से रन ऑफ द रिवर एक है कि सुरंगों से गंगा नदी को निकाला जाता है। अब बताइए, जब आप नदी को सुरंग में डाल देंगे तो जो वनस्पति, जो औषधियाँ लेकर जो है नदी निकलती है और कल कल करते हुए जाती है, वही तो औषधि की वजह से एक मान्यता है और वास्तविकता भी है कि गंगा नदी का पानी अगर आप रख दीजिए तो खराब नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप रन ऑफ द रिवर में जब आप नदी को ले जाएंगे तो जो है सीमेंट की टनल में ले गए तो न वनस्पति से उसका है खराब मतलब हुआ, न औषधि उसको मिली, न औषधि साथ लेकर नदी चली और न वनस्पति साथ लेकर चला, तो दोनों से दूर कर दिया आपने। तो सरकार की सोच कहीं न कहीं दीर्घकालिक नहीं है, सरकार की सोच पर्यावरण के लिए नहीं है, सरकार की सोच गंगा नदी के लिए नहीं है, सरकार की सोच हिमालय के लिए नहीं है। इसके विपरीत सरकार की सोच इनके विरोधी दिखती है और इसका पुरजोर तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मजबूती के साथ हिमालय के लिए, गंगा के लिए और गौ माता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये कहीं ना कहीं ये हमारे आस्थाओं का मुद्दा है, हमारी अस्मिता का मुद्दा है, हमारी पहचान का मुद्दा है और इसको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं पर जब आपने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए संसद में मुद्दा उठाया तो ये आपकी आवाज़ थी, तो लोगों ने कहा, कुछ मैं ट्वीट्स वगैरह पढ़ रहा था कि कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं है, कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस के सांसद जरूर कर रहे हैं, वो उनका मानना है, कांग्रेस के स्टैंड्स क्लियर नहीं है गौ माता को लेकर। आपका क्या कहना है? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एक बड़ी लड़ाई और लड़ाइयाँ लड़ी। आज किसकी सरकार है? एक चीज़ ये देखिए, बात तो आप करते हो लेकिन आप गौ मांस से कितना पैसा सरकार, हजारों करोड़ रुपया जो है, आप ये जो वधशालाएं खुली हैं उनका हाल आप देखिए, वो आप इसको निर्यात कर रहे हैं, इसका तो निर्यात बंद होना चाहिए। जो देसी गाय हैं उसके संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं जी। कहने को तो आप डबल इंजन की सरकार हैं, यहाँ भी वहाँ भी। आप देखिए कि अगर गौ माता की आवाज़ को उठाया जाता है तो देखिए किस तरीके से कार्रवाई शंकराचार्य जी पर की जा रही है, किस तरीके से, क्योंकि एक मजबूत आवाज़ थी जी, मजबूत आवाज़ जो है, तो निश्चित तौर से प्रहार हो रहा है। तो कौन कर रहा है? तो ये लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करते हैं। जो ट्वीट करने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा वास्तविक मुद्दा क्या है। वास्तविक मुद्दा गौ माता का संरक्षण है जी, गौ माता की सेवा है और गौ माता हमारी पूज्य है, उसको बचाया जाना चाहिए और सबकी यही आवाज़ है। तो पता नहीं क्यों लोग जो आज वर्तमान समय में सरकार में हैं वो इन चीज़ों से बच रहे हैं जी। इन बातों पर जवाब उनका नहीं आता। अगर आप सवाल करिए तो उनका जवाब नहीं आता। आप क्यों नहीं जो है, अच्छा गांव में इतनी सारे आप जो है गौ माता के संरक्षण के लिए आपने जगह जगह खोल रखा है, उनकी हालत, गौशालाएं दशा और दिशा देखिए कितनी हालत खराब है। बिल्कुल, गर्मी में पानी नहीं मिलता, भूसा नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलते जो है। तो आप देखिए कि ये वो लोग हैं, ये उनकी सरकार में हो रहा है। तो आपको वो बेहतर व्यवस्था बनानी चाहिए थी जी। अगर हम गौशालाओं को समृद्ध करें, बेहतर करें और सेवा के भाव से जी, ये हमारी कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं है, ये हमारा सेवा धर्म है जी। और सेवा धर्म के नाते हम उनकी सेवा कर रहे हैं।
इससे कहीं न कहीं पुण्य की प्राप्ति सबको होगी जो इस काम में लोग लगेंगे। जी लेकिन लोग तो बचते हुए नजर आते हैं। जो लोग जो है गौशालाओं में अगर प्रश्न कर दीजिए, लोग कहते हैं कि आपने क्यों सवाल कर दिया गौ माता को। अरे भाई, अगर विषय अच्छा है तो उस पर आप कार्रवाई करें ना। बिल्कुल। अगर गंगा को बचाना है तो किसी एक पार्टी की मुहिम नहीं, पूरे देश की मुहिम है। अगर हिमालय को बचाना है तो हिमालय बचेगा तभी पूरा देश बचेगा। तो इसकी मुहिम में ये पार्टीगत और दलगत भावनाओं में जो लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं जी। इससे ऊपर उठकर, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन बातों का समर्थन किया है जी। और हमेशा इन चीज़ों को, मैं तो देख रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो है दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में नोटिस दिया, जो कि सरकार भागती हुई नजर आई उस पर आज तक। अब देखते हैं इस सत्र में क्या होगा। इस पर चर्चा कराने से भाग रही है राहुल गांधी जी। लगातार जो नेता विपक्ष हैं इस बात को लगातार उठाते चले आते हैं, चाहे वो हिमालय का मुद्दा हो, चाहे ये मुद्दे हो, इन मुद्दों पर लगातार जो है। लेकिन सरकार कहाँ चर्चा चाह रही है? सरकार तो ढूंढती है कि कैसे चर्चा से बचा जाए। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि समस्त हिंदुओं की तरफ से, समस्त सनातनियों की तरफ से, कि वर्तमान के समय में एक ऐसे सांसद हैं उत्तर भारत में और पूरे भारत में कि जिन्होंने गौ माता के लिए आवाज़ उठाई। सबसे पहले हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जो है कम से कम एटलीस्ट कोई तो है जो गौ माता की आवाज़ उठा रहा है। तो वहीं पर फिर से गौ माता का ही सवाल कि कांग्रेस जब एक बार, हमारे पूजनीय ब्रह्मलीन शंकराचार्य जब आप कांग्रेस में नहीं हुआ करते थे, उन्होंने एक आंदोलन किया था, गंगा बचाओ, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। तो कांग्रेस ने उस वक्त उस आंदोलन को रुकवाने के लिए हमारी गंगा माँ को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया, पर वहीं पर गौ माता के मुद्दे पर वो मौन रहे। तो आप जैसे आप कांग्रेस में हो तो आप जैसे मुद्दा उठाते हो वहाँ पर गौ माता को लेकर, तो क्या स्टैंड होते हैं? जैसे राहुल गांधी जी के, प्रियंका वाड्रा जी के क्या स्टैंड होते हैं? देखिए, ये चाहे गंगा नदी का मुद्दा हो, चाहे हिमालय का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाया जाना चाहिए। और जनता के मुद्दों को उठाए जाने के लिए ही हमको संसद में भेजा गया और उस पर पार्टी हर तरीके से सहमत रहती है। जो भी जनता का मुद्दा, जिससे जनता का सरोकार हो, जितने मुद्दों की आप अभी चर्चा कर रहे हैं ये सब जनता के मुद्दे हैं, जनता के हृदय में रहने वाले मुद्दे हैं। और जो जनता के हृदय में रहने वाले मुद्दे होंगे उससे कोई भी पार्टी अलग नहीं हो सकती। लेकिन जो वर्तमान समय में जो सरकार में है, सत्ता में है, और जिनको इसी के नाम पर जो है सत्ता मिली वो कहीं ना कहीं इससे भागते हुए नजर आते हैं। आप निर्यात पर रोक क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहना चाहूँगा। इस तरीके का जो निर्यात हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया भारत, क्या इसके अलावा हम कोई चीज़ निर्यात नहीं कर सकते थे? क्या जानवर का वध करके, निर्यात करके हमको पैसा कमाना है? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा देश का मुद्दा है जिस पर सरकारों को सोचना चाहिए जी। और मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर सरकार नहीं सोचती तो जनता विवश करेगी, हम आंदोलन करेंगे। और जैसे कांग्रेस पार्टी के ज़माने में राष्ट्र नदी घोषित हुई जी, लेकिन और बेहतर काम इस 12 सालों में होना चाहिए था, लेकिन कहीं दिखा नहीं। इस गंगा नदी को बचाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, आज भी गंगा नदी में सीवर के नाले गिर रहे हैं, जमुना में गिर रहे हैं। तो जब जमुना में गिरेंगे तो गंगा में तो आएंगे, कनेक्टेड है प्रयागराज में। भाई जो नदियों जो अगर उसमें होगा तो गंगा नदी ही कहीं ना कहीं प्रदूषित होगी। इतने दिनों से ये योजना चल रही है, आज भी हम गंगा को सीवर मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। फंड तो निकलते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है बतलाए तो इसकी तो जांच होनी चाहिए कि नमामि गंगे में इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, ये कहाँ गए पैसे, किसके जेब में गए? कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और बंदरबाट पैसे की हुई है। ये यही समझ में आता है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ और पैसा कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा है। साफ ही नहीं गंगा, बिल्कुल। और गंगा जितनी साफ होनी चाहिए उतनी नहीं है। वहीं पर एक सवाल है 2024 का, जिस तरीके से भगदड़ हुई थी और आप वहाँ के सांसद हैं, तो कुछ आरोप लगते हैं सरकार पर कि उन्होंने आंकड़ा छुपाया था। तो आपने वो चीज़ें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करी होगी। क्या जितना आंकड़ा सरकार ने बताया था, क्या उतनों की मौत हुई थी? और जो लोग डेथ हुई थी उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिली, कुछ लोगों की आज तक लापता ही हैं।
तो आपका क्या कहना है इसके देखिए, हमने संसद के अंदर भी इस बात को कहा था, और अगर आप संसद के हमारे भाषण को उठाकर देख जी, लीजिए, देखा। तो मेरा उस समय भी मानना था, आज भी मानना है कि बड़े पैमानों पर मौतें हुई और सरकार ने कहीं न कहीं छिपाने का काम किया। तो सरकार ने उसके बाद आयोग बनाया। मैंने उस समय भी इस पर सवाल उठाए थे कि लीपापोती का आयोग होगा, जी। अंत में इसका निष्कर्ष हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ छोटे लोगों पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी और मामले को रफा दफा हो जाएगा। कर दिया जाएगा। और इतने दिन बीत गए, आज भी जो है रिपोर्ट आई नहीं। आज भी जो है स्पष्ट रूप से लोगों के दरमियान जानकारी नहीं है कि आखिर, क्योंकि मैं तो उस समय वहाँ का चश्मदीद हूँ, गवाह हूँ कि आपने सारे के सारे पॉन्टून ब्रिज बंद कर दिए। लोगों को आवागमन के रास्ते पर जब आप देख रहे थे भीड़ का दबाव बन रहा था, तो उसके लिए समुचित प्रयास किए जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। बड़े पैमाने पर भगदड़ हुई, लोगों की मौतें हुई। क्या वीआईपी दर्शन की वजह से? बिल्कुल, मैंने तो इस बात को सदन के अंदर भी कहा कि इवेंट मैनेजमेंट का एक अवसर जो है सरकार को दिखने लगा। ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं, ये लोक आस्था का पर्व है। कहीं ना कहीं लोग अपने आप को, और हमेशा मैं तो एक नहीं, माघ मेला, कुंभ, अर्ध कुंभ, सबको मैंने देख रखा है अपने जीवन की इस यात्रा में जो है। तो मैंने देखा है कि हमेशा 3 दिन पहले लोगों के स्नान बंद कर दिए जाते हैं, जो वीआईपी लोग हैं। ठीक है। वीआईपी लोगों से आग्रह किया जाता है कि उन तिथियों पर आएँ जिस दिन स्नान की समय न हो, जो है जो मुख्य पर्व है उन तिथियों पर। लेकिन सरकार ने तो आपकी खुली छूट दे रखी थी, आपकी खुली छूट दे रखी थी, कोई कभी भी आए। और लोग फोटो खिंचाने में ज़्यादा थे और उनका विश्वास इस पर्व के आस्था में कम दिखता था। जो लोग फोटो खिंचवाना चाहते, ये हमारे लिए फोटो खिंचवाने का अवसर नहीं, आस्था का है। बिल्कुल। तो इसलिए दुख लगा जो है इस तरीके की घटना हुई। लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए, तब फिर उसके बाद आगे की देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। वहीं पर पूजनीय शंकराचार्य जी ने एक आरोप लगाया कि वीआईपी घाट इन्होंने बनवाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद बने हैं। तो ये आरोप, जैसे आप सांसद हैं, तो ये सही है? वीआईपी घाट इससे पहले नहीं था? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इन सब जगहों पे वीआईपी की ज़रूरत है। हम लोग तो नहाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, किसी के पास फ़ोटो भी नहीं होगी। सामान्य आदमी की तरह जाइए और नहाइए। यही इस मेले का, इस कुंभ का, इस अर्ध कुंभ का यही आनंद है, यही आनंद है। अब लेकिन पता नहीं क्यों सरकार जो है इसको वीआईपी मेले के रूप में इसका परिवर्तन कर रही है। मुझे लगता है कि ये वो जगह नहीं जिसमें हम कहीं वोट की राजनीति करें या उससे लाभ लेने का प्रयास करें। एक ये अवसर है जब जन सामान्य को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकें, कैसे उनके स्नान को, कैसे उनके दर्शन को सुलभ बना सकें। और उसके लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, सबको यही प्रयास करना चाहिए कि जन सामान्य की चीज़ों को हम कैसे सुलभ बनाएं। लेकिन ये सरकार उसको दुष्कर बनाते हुए लोगों को 30-30 किलोमीटर पैदल चला रही थी जी, है ना। और वीआईपी की गाड़ियां, वहाँ संतों की वाणी गूंजनी चाहिए। वो मेला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संतों की वाणी गूंजनी चाहिए और संतों के जो वचन हैं उनको लोगों को आत्मसात करना चाहिए और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। ये आध्यात्मिक ज्ञान की नगरी है और उसको कहीं ना कहीं आपने हूटर और सायरन में तब्दील कर दिया और लोग आते रहे जाते रहे। ये दुखद है प्रयागराज वासियों के लिए जो है, क्योंकि हम इसको ये नहीं मानते कि आए, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, लेकिन सबके लिए कि किसी और को कठिनाई न हो, किसी और को परेशानी न हो। तो ये इसका अगर ख्याल रखते हुए, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई, क्योंकि सरकार ने अफसरों के माथे ये पूरा मेला जो है चलाने की कोशिश की। जनप्रतिनिधियों से तो मुझे नहीं लगता कि राय लिया गया होगा, मुझी से नहीं लिया गया तो बाकी लोगों से क्या लिया गया होगा। लेकिन अब ये सरकार की समझ है, सरकार की सोच है। अब वो उन्होंने जैसा समझा उन्होंने वो किया जो है। लेकिन मैं चाहूँगा इतना कि लोगों का ये मेला है उसको लोगों तक ही सीमित रखें, बाकी लोग भी आएँ तो जन सामान्य की तरह आएँ और उसके बाद घुलते मिलते हुए जाएं तो एक अच्छा लगेगा जी। और आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान की अभिभूति
अभिभूत होकर जाएं। जी। और जब तक वो नहीं होगा तब तक मेले में आना जाना, फोटो खिंचवाना, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं है। वहीं पर हम बात करें कि आज से 2.5 महीने पहले एक ऐसा कृत्य हुआ प्रयागराज में, जो पार्टी हिंदुत्ववादी बात करती हो, हिंदुओं की बात करती हो, रात दिन हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाती हो और सनातन की बात करने वाली पार्टी, उनके द्वारा, उनकी पुलिस के द्वारा छोटे छोटे बटुकों की चुटिया पकड़ के खींची गई। 70-80 साल के ब्राह्मण को जूते से मारा गया। तो जो कृत्य हुआ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अकल्पनीय है, दुखद है, और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी भविष्य में कोई भी अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो जी के द्वारा न किया जाए। ये दंडनीय अपराध है। मैं तो, और ये हम लोगों के लिए पीड़ादायक है, शर्मसार करने वाला है। किन्हीं परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति रही हो, अनुनय विनय करके, मना कर, समझा बुझा करके उसका हल निकाला जाना चाहिए था। पूजनीय शंकराचार्य जी को ऐसे खींच के, जगत गुरु पूजनीय जो है पीठाधीश्वर जो है, ज्योतिष पीठाधीश्वर जो है शंकराचार्य जी महाराज, सबके पूजनीय हैं। और जिस तरीके का कृत्य और व्यवहार किया गया वो अशोभनीय होने के साथ साथ कहीं न कहीं एक ऐसा कृत्य है जो पूरे, जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं आज कहीं न कहीं। और पूरे सबको जो है, मैं तो चाहूँगा कि इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए था। और जबकि उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ये पाप है, तो इस पाप का जब उप मुख्यमंत्री कोई और भाषा बोलें और बाकी लोग कोई और भाषा माने, तो ये किधर जा रहा है? मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो जो है पाप है, गलती हो गई, दंड मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ कोई और तरीके का करे। हर कोई शंकराचार्य नहीं लगा सकता, ये स्टेटमेंट अब ये तय करना सरकारों का काम नहीं जी। ये सरकारें तय नहीं करेंगी कि कौन शंकराचार्य होगा, कौन नहीं। ये उनकी अपनी व्यवस्था है। और हम लोगों का मानना है कि पूजनीय शंकराचार्य जी हैं धर्म के मार्ग पर हमको आगे ले जाने के लिए, और हम लोगों के लिए आदरणीय ही नहीं जो है, हम लोगों के लिए सर्वोपरि हैं शंकराचार्य। सभी शंकराचार्यों का जी बराबर का सम्मान है। और कहीं न कहीं हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया, ऐसे पहले भी मौके आए जब शंकराचार्य जी महाराज नाराज भी हुए, लेकिन हम लोगों ने मना कर, समझा कर, बुझा कर उनको स्नान के लिए लाए। ऐसे मौके पूर्व में भी आए, लेकिन समझा बुझा कर हमने उन चीज़ों को किया। तो मुझे लगता था कि सरकार को सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए था जी। वहीं पर इस मुद्दे पर आपके पिताजी जाना चाहते थे शंकराचार्य जी के पास, उनको मैंने वीडियोस देखी, उनको नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन वो गए थे और पूजनीय शंकराचार्य जी से मिले थे। और देखिए, तो जाने क्यों नहीं दे रही थी पुलिस शुरू में? क्या कारण था? पुलिस की अपनी समझ होगी, मैं नहीं जानता। वो उनका जो है वो सब चीज़ों में रोकते हैं, लेकिन मेरा मानना था कि कोई भी बात घटित हुई है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते लंबे समय तक 50 साल से ऊपर वो राजनीति में रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं और लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके जानने से कहीं पर भी कोई तरीके का कानून व्यवस्था के साथ कहीं पर भी, क्योंकि खुद भी वो लॉ के ग्रेजुएट हैं जी, वकालत किए हुए हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, नियम कानून की परिधि में रहकर जो है कैसे जो है। तो मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस भावावेश में आकर जो है इस तरीके की कार्रवाई कर रही होगी। लेकिन वो गए थे और उन्होंने माननीय पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ मुलाकात भी हुई जी। और हम लोगों का हर तरीके से पूजनीय शंकराचार्य जी के लिए समर्थन था, है और रहेगा जी। वहीं पर एक फर्जी आरोप एक हिस्ट्री शीटर के द्वारा लगवाया गया शंकराचार्य जी के ऊपर, पूजनीय शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरीके का आरोप कि यौन शोषण का आरोप, एक ऐसा आरोप कि जिससे पूरी छवि धूमिल करी जाए। और अब तो कोर्ट का कल फैसला आया और कोर्ट का फैसला आने के बाद अरेस्टिंग रुक गई है, पर इस तरीके की राजनीति क्या चल रही है देश में? ये दुखद है।
शंकराचार्य जी पर किसी तरह का आरोप, वो भी जो है झूठा और मनगढ़ंत आरोप राजनीतिक कारणवश, क्योंकि उस सरकार के पक्ष में उनके बयान नहीं रहते हैं, तो मेरा मानना है कि वो एक अलग विषय हो सकता था। लेकिन कहीं न कहीं किन्हीं लोगों के माध्यम से, कि जिन लोगों ने आरोप लगाए, मुझे कदाचित, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि वो शंकराचार्य जी इस सबसे बाहर निकलेंगे जी। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और न्यायालय पर हमेशा भरोसा रहा है और मुझे लगता है कि न्यायालय से जो है शंकराचार्य जी को जरूर न्याय मिलेगा। जी। वहीं पर 11 मार्च को शंकराचार्य जी ने आह्वान किया है लखनऊ का, गौ माता को राष्ट्रमाता के लिए, और अगर ऐसा नहीं करा जाता उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चेतावनी दी है। तो ये ऐसा नहीं लगता जब उन्होंने ये चीज़ घोषणा करी उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं? अब ये तो सरकार में जो लोग हैं उनको देखना है, लेकिन एक उनका एक विषय है, गौ माता को राष्ट्रमाता, एक उनका आंदोलन है। उसके लिए लगातार वो प्रयास भी करते रहते हैं। हम लोग भी जब जाते हैं तो हम लोगों को भी प्रेरित करते रहते हैं, और निश्चित तौर से उनकी एक प्रेरणा जो है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सब लोग चाहते हैं कि ये काम हो। और एक वो आंदोलन उसमें 11 मार्च को आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसमें एक कदम बढ़ेगा जी। आगे बढ़ेगा, और सरकारें विवश होंगी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। सर, आपसे एक सवाल है कि एक पार्टी जो हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुओं की बात करके ऐसा बताते हैं वो लोग, और सनातन धर्म में सबसे सर्वोच्च पर होती है गौ माता, वो उस गौ माता को संरक्षित नहीं कर पा रहे। इसके पीछे कारण क्या है? क्या बीफ एक्सपोर्ट वाली कंपनी से चंदा मिल रहा है, ये कारण है? क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, कई कारण होते हैं। एक कारण तो वो भी होता है जिसकी आपने चर्चा की कि तो उसमें आया है कि चंदा दिया है ना, वो तो अब सर्वविदित है सबके सामने, है ना, कि उन्होंने चंदा दिया है। मेरा मानना है कि चंदा नहीं लेना चाहिए था इन पार्टियों को, या किसी भी पार्टी को। बिल्कुल। जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं उन पार्टियों से बचना, उन कंपनियों से बचना चाहिए था कि वो चंदा आप कोई भी पार्टी ले जी। और दूसरा इसका जो है एक कारण ये है कि इच्छा शक्ति का अभाव जी। कि हम वोट तो किसी चीज़ पर लेंगे, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे, या इन सब चीज़ों को ताक पर रख देंगे, या इन सब चीज़ों को पीछे कर देंगे जो है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसी उस पर है कि उसकी प्राथमिकता कहीं ना कहीं गौ रक्षा के लिए, गौ के संरक्षण के लिए, देशी गाय को संरक्षित करने के लिए इनका प्रयास नहीं है, न ध्यान है, न गंगा की तरफ, न हिमालय की तरफ। तो सरकार जो है सिर्फ एक वर्तमान युग को एआई की दुनिया में जैसे एआई समिट करा दिया, वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाला आदमी भी आज परेशान है। आज वो व्यक्ति जो है, जो गांव में रहता है, खेती पर आधारित है, किसानी उसका मूल आधार है, कहीं न कहीं वो जो है परेशान है। उसकी तरफ सब कुछ आप करें, लेकिन उसकी तरफ भी समुचित ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो कि सरकार ने नहीं दिया। जी। वहीं पर एक और मुद्दा है, पूरे देश में और इंटरनेट पर भरा हुआ है, पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, वो है यूजीसी, एक ऐसा कानून जो जनरल कैटेगरी के एक तरीके से खिलाफ है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें तो सरकार ने ही वो बीज बोया, ये निर्णय तो सरकार की आप भी तरफ से जनरल आया। कैटेगरी से आते हैं भाई देखिए, वो सरकार जो काम कर रही है, देखिए अब सरकार क्या कर रही है, सरकार सबको लड़ाने का प्रयास करती है। सरकार इस तरीके की चीज़ों का बीजारोपण करती है, फिर समाज के सभी वर्गों को लड़ाने का प्रयास करती है। भाई, सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे संविधान में है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई को सरकार आगे बढ़ाती तो किसको आपत्ति हो सकती थी, लेकिन सरकार तो लड़वाना चाहती है, लड़वा करके राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहती है, और राजनीतिक फ़ायदा लेकर चुनाव जीतने का एक प्रयास करना चाहती है। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये देन किसकी है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो आपको लड़ा करके राजनीतिक फ़ायदा लेकर चुनाव जीतने की एक प्रयास है, और कभी कहीं जाकर उसको स्टे करवा देते हैं, कहीं लाकर लागू करवा देते हैं। जो चाहती है सरकार वो तो करवा ही लेती है, लेकिन सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको मेरा मानना है कि मजबूत करना चाहिए।
इसकी लड़ाई को, संविधान में जो चीज़ प्रदत्त है वो चीज़ के लिए सरकार को सरकार उसकी तरफ प्रयास नहीं करती। अभी आप देखें, चाहे जिस तरीके से देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है जी बिल्कुल, और सरकार उससे बचती हुई नजर आती है क्योंकि इन सब मुद्दों पर ध्यान भटकाती है। जी तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। अभी सरकार का रुख साफ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय जरूर दिया लेकिन सरकार की तरफ से कोई जो है बयान नहीं आया अभी तक। नहीं आया जो है। तो सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए कि क्या करना चाहती है। मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा संविधान में है उसको सरकार, न्याय सबको मिले पर अन्याय किसी के साथ ना हो, क्योंकि यूजीसी जो कानून है यही तो एक संविधान तरीके से कहता है। अन्याय है ये। भाई देखिए, संविधान जो कहता है उस रास्ते पर हमको आगे बढ़ना है जी, पर ये संविधान के विरोधी है ना। देखिए, आप मानते हैं लेकिन सरकार क्या मानती है? जी सरकार के रुख को तो पहले समझिए। जी, सरकार तो कुछ नहीं बोल रही है। हाँ वो बिल्कुल चुप है अभी, वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, हमारा विरोध हो रहा है तो कितना हो रहा है। वो तो अपने फायदे की जो है बात बस खाली करना जानते हैं। देखिए, फायदा नुकसान, समाज को बांट करके आप फायदा नुकसान करेंगे? आप कैसे आगे ले जाना चाहते हैं देश का भविष्य, आप कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? मैं कहता हूं जो संविधान में हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं उसको मजबूत करते हुए, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको मजबूत करते हुए अगर चलेंगे तो संविधान भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा और देश में रहने वाले लोग भी उस रास्ते पर आगे चलने पर कृत संकल्पित होंगे। जी, वहीं पर जब ये कानून आया सर यूजीसी का संसद में, तो डिस्कशंस हुआ था आपके सामने? नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। सरकार जो है, सरकार इसको लुका छिपी का खेल खेलती है। सरकार चुपचाप ये सब काम करवाने में जो है माहिर रहती है। ये सरकार जो है संसद को तो जो आप देखें तो संसद चलती कहाँ है, आधे टाइम तो सरकार के लोग ही संसद को बाधित करते हैं और आरोप लगाते हैं कि विपक्ष नहीं चलने देता है। विपक्ष तो चाहता है कि संसद चले, संसद में बहस हो, चर्चा हो और सरकार के लोग चाहते हैं कि संसद बाधित हो। संसद को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार ने पिछले 1.5 सालों में, बता दीजिए, विपक्ष से कभी बुलाकर बात किया हो कि संसद कैसे सुचारू रूप से चले? कभी बुलाकर बात किया हो? क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी नेता विपक्ष को, जब नेता विपक्ष की आवाज को ही दबाया जाता हो, जब अन्य सारे विपक्षी दल के नेताओं को बोलने न दिया जाता हो, तो आप क्या मानेंगे कि संसद चल रही है? संसद में कोई वास्तविक चर्चा हो रही है? रात के अंधेरे में कभी बीएनएस पास करा दिया जाता है, कभी विपक्ष को निकाल कर कोई और एक्ट पास करा दिया जाता है। आप इस सरकार खाली इतिहास बनाना चाहती है, वो इतिहास उन एक्टों का और उन व्यवस्थाओं का जहां विपक्ष की आवाज़ को या विपक्ष के विरोध को दरकिनार किया जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से कि आने वाले सत्र में चर्चा करे और चर्चा करके किसी भी बिल को, किसी भी एक्ट को, किसी भी संशोधन को पास करने के लिए जो है आप सदन में आएंगे तो सबकी बातें सार्वजनिक होंगी। सबको, पूरा देश जानेगा कि आप कहां पर खड़े हैं। लेकिन सरकार, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ इस पे। सरकार तो भागती हुई नजर आई। डिस्कशन होता, सांसद डिस्कशन करते, विपक्ष खड़ा होता, तब तो कुछ निचोड़ निकलता। सरकार की मंशा ही नहीं है कि किसी तरह का चर्चा सदन में हो। वो सिर्फ थोपती है, सिर्फ दोषारोपण करती है कि विपक्ष नहीं चाह रहा। अरे विपक्ष क्यों नहीं चाहेगा? यही एकमात्र मौका है जिसके लिए हम तो इसके लिए लालायित रहते हैं कि हमको मौका मिले बोलने का। ये तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कहीं ना कहीं घमंड अहंकार में चूर, जो लोग बाधित कर रहे हैं सदन को। वहीं पर आपका क्या स्टैंड है यूजीसी को लेकर? आपने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स कानून, तो ये क्या कानून ठीक है? जर्नल वाले जो विरोध कर रहे हैं, 8 तारीख को भी एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। देखिए, एक न्यायालय में लंबित है मामला, तो मैं तो कहूँगा कि अभी ये मामला जो है विचाराधीन है, तो ये उचित नहीं होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर बोला जाए। लेकिन निश्चित तौर से अगर सदन में ये बात आएगी तो इस पर हम लोग जो है खुलकर चर्चा करेंगे और जो देश हित में होगा उस पर हम लोग अपनी बात को रखेंगे।
क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और जो विषय सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, जो न्यायालय में विचाराधीन हो, उस पर अगर चर्चा कर देंगे, लेकिन सदन में इस चीज़ को आना चाहिए और सरकार को अपना रुख पहले स्पष्ट करना चाहिए जी। सरकार जब अपना रुख स्पष्ट करेगी तो हम लोगों की, जैसे मैंने आपको बतलाया, सामाजिक न्याय की अवधारणा में और संविधान संबद्ध कोई भी कानून आएगा तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। पर अगर एक कैटेगरी को दबाया जाएगा, देखिए, किसी को दबाने की संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक चीज मैं बतला दूं, संविधान एक ऐसी चीज है ना, इसमें किसी को दबाने की, और जो देश चला 75-77 साल देश के संविधान के तहत, अगर आपको देश के संविधान पर भरोसा है तो ये विश्वास आप रखिए कि किसी को दबाने का उसमें कोई व्यवस्था नहीं। सबको समान अवसर की व्यवस्था संविधान ने दी है। राइट टू इक्वलिटी दिया है, राइट टू फ्री स्पीच दिया है जी, है ना। और जो आर्टिकल 16 जो हमारा कहता है उसमें सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। तो किसी को दबाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सरकारें हैं जो इसका जो है इस तरीके का काम करती हैं। तो इस सरकार को जवाब देना है जिन्होंने ये कृत्य किया है। वो अपने उससे बचना चाह रहे हैं और विपक्ष पर सवाल जो है दबाव डालते हैं। अरे पहले आप तो बताओ कि आप क्या करना चाह रहे हो। सरकार तो बताए कि क्या करना चाह रही है। भाई देश के मंत्री लोग बताएं, उनके सांसद बताएं, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन हम, जहाँ तक मेरा विषय है, सामाजिक न्याय की अवधारणा की लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं और समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ठीक है। पर जनरल कैटेगरी, जो जनरल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमियार और जितने भी क्षत्रिय, जितने भी जनरल में आते हैं लोग, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं हम? देखिए, कहीं न कहीं किसी वर्ग को लग रहा है कि हमारा अहित हो रहा है। ये सरकार के कानून बनाने के तरीके में गलती होगी। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को संविधान सम्मत कानून की बात करनी चाहिए। और सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, ये तो पहले पता चले। आप ही बताइए, सरकार का स्टैंड क्या है इस पर? सरकार ने तो एक बिल पास कर दिया, उसके बाद विरोध हुआ तो लोग कोर्ट में चले गए। सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है अभी। सरकार तो बिल्कुल चुप है। ये देखिए, और तो जिसको जवाब देना चाहिए वही चुप है। बट आपका स्टैंड तो क्लियर हो। देखिए, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैंने एक नहीं, हमारे तीसरी बार ये बतलाया होगा जी कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा जो हमारे समाज में है, संविधान में है जी, उसको अगर आप लागू करेंगे तो निश्चित तौर से ठीक है, कोई भी कानून ठीक है, बेहतर कानून होगा। संविधान की परिधि के बाहर कोई कानून ठीक है नहीं होना चाहिए। ठीक है। वहीं पर एक सरकार जो रात दिन बोलती है कि कटोगे तो बटोगे, ये नारे स्टेज पे खड़े होके पब्लिक ही बोले गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने भी दिए हैं। तो वहीं पर सवाल ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था ST एक्ट के संशोधन के ऊपर, आपने वो देखा होगा कि भाई फॉल्स केसेस बहुत आ रहे हैं, उसके लिए कानून उन्होंने पारित किया था। उसके बाद सरकार एक बिल ले आती है और उस ST एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको पलट देती है। आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से ST एक्ट दोहन गलत अगर कुछ है तो बिल्कुल न्याय होना चाहिए, किसी के साथ गलत कोई करे तो लगे एक्ट, पर एक ऐसा एक्ट बिना किसी जांच के जेल में डाल देना, क्या ये संविधान के खिलाफ है? नहीं है सर। देखिए, मेरा मानना है कि चाहे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, चाहे ये हो या अन्य तरीके के एक्ट हो जी, जहाँ पर समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हो, चाहे वो महिला हो, चाहे किसी वर्ग के साथ कोई भी अन्याय हो, तो निश्चित तौर से कड़ा कानून होना चाहिए और ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके की अगर कोई भी गलती करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा। आप पीछे इसकी मंशा क्या है? इसकी मंशा कहीं न कहीं ये रही क्योंकि समाज में लंबे समय तक वंचित शोषित जो समाज था, इन समाज के ऊपर कहीं न कहीं जो है एक बुराइयां थी, जो है सामाजिक बहिष्कार था, लंबे समय तक अंग्रेजों के ज़माने में रहा, उसके पहले रहा। तो ये जो है इसको दूर करने का प्रयास जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकारों ने किया और बहुत हद तक स्थितियां बेहतर भी हुई। लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर जो है जहाँ से इस तरीके के कानून पर जो है लोग आते हैं और हर बिंदु को अलग अलग देखा जाना चाहिए। अगर आप देखें कि एक ही ब्रश से पूरे उसको कैनवस को पेंट कर दीजिए तो वो उचित नहीं होगा।
हर केस को आप देखिए, और जहाँ पर भी किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो निश्चित तौर से कड़ी कार्रवाई, चाहे वो हमारी महिला हो और चाहे किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो। देखिए, ये एक है कि एक केस, उस केस का मैं अंदर नहीं देखा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था उसकी तथ्य क्या थे जी। लेकिन मेरा ये है कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ये सब कानून बनाए गए और स्थितियां पहले से आज बेहतर हुई हैं, और आने वाले दिनों में हमको अब एक सभ्य समाज है, सभ्य समाज में किसी को भी अपमानित करने का, चाहे कोई भी वर्ग विशेष का आदमी हो, किसी का भी हो, मेरा मानना है चाहे उसको अपमानित करने का, और केस बाय केस इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। ठीक है, केस बाय केस देखा जाना चाहिए, और निश्चित तौर से सरकारें संवेदन शाली है और उस नज़रिए से उन चीज़ों को देखती हैं। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ नहीं कि इसमें हम एक ही पक्ष की तरफ देखें और सारे पक्षों को हमको ध्यान रखना है और समुचित ध्यान देना है। बिल्कुल। और सबको समान अवसर की बात संविधान करता है, तो इसलिए जो है सबको आगे बढ़ने का भी अवसर हमको देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो बेहतर समाज की संरचना हम कर पाएंगे। जी, वहीं पर इसी में ही एक सवाल है सर कि अनेकों केसेस है, लिस्ट भरी हुई है मेरे पास, जहाँ पर लोग 20-20 साल 30-30 साल ST एक्ट में काट के आए हैं, ट्रायल चलते रहा, और जब ट्रायल निकला तो फिर बाइज्जत बरी निकले, निर्दोष निकले, 30-30 साल उन्होंने जेल में अपनी दे दी। तो क्या जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, इसकी जगह जो अनेकों कानून हमारे देश में हैं, अनेकों धाराएं हैं, पहले जांच होती है फिर अरेस्टिंग होती है, या फिर दिखता है जांच के बाद, उसके बाद प्रोसीजर होता है, पर एक ऐसा कानून जो एक समाज को पूरा शोषण कर रहा है एक समाज के साथ, क्या वो उचित है? कि आपने अभी देखा, कल परसों पढ़ा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, जेल रहे 300 दिन जो है जी, और उनके उप मुख्यमंत्री जो है 500 दिन जेल रहे, और बहुत सारे राजनेता लंबे समय तक जेल में रहे। चिदम्बरम जी भी जेल में रहे, फिर वहां से छूट कर आए, ये लोग तो बरी हो गए, है ना। बाकी बहुत सारे लोग जो है, सुरेश कलमाडी जी लंबे समय तक रहे, आप देखिए अंत में जो है वो भी बरी हो गए। ए राजा जी भी थे, वो भी बरी हो गए सारे मुकदमों में। तो ये हमारी जो व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था में खामी है। वो जो व्यवस्था है, इसी के लिए सरकार को जुडिशियल रिफॉर्म लानी चाहिए थी कि हम किसी भी केस को लेते हैं तो एक निश्चित अवधि में, निश्चित कैसे त्वरित गति से उसको न्याय मिले। जैसे कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट। तो ये सभी के लिए लागू है, खाली एक ऐसा नहीं कि वो नेताओं पर ही लागू है, आम आदमी पर नहीं, एक वर्ग विशेष पर लागू है, दूसरे पर नहीं, ये सब पर लागू है। तो इसके अगर पीछे जाएंगे तो इसमें जो हमारी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, कहीं न कहीं सरकार को उसको सुधार में लाना चाहिए, लेकिन सरकार 12 साल में उसके सुधार पर कोई काम कर ही नहीं पा रही है। जी, आप बताइए सरकार ने क्या प्रयास किए? रिफॉर्म्स जो आए हैं वो ऐसे आए हैं कि क्या ही बतला दीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या आए हैं भाई? जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या आए? कुछ भी नहीं है। आपने अभी हमारे देश में एक डील साइन करी है अमेरिका के साथ, तो आपने उसका विरोध करा, तो क्यों विरोध करा, क्या कारण रहे? ठीक है, हम इस डील को अच्छा नहीं मानते, इस डील को देश हित में नहीं मानते, इस डील को किसानों के हित में नहीं मानते। क्यों सर, क्या दिक्कत है ना? आप अमेरिका से कोई सामान अगर आएगा तो 0% पर आएगा, यहाँ से जाएगा तो 18% पर जाएगा, ये कैसी डील है? टेक्सटाइल में बांग्लादेश तो 50 कर दिया था ना, तो 18 कर दिया। नहीं, पहले कितना था, उससे पहले आप जाइए ना, 50 तो कर दिया दबाव में डालने के लिए। बट अब अमेरिका तय करेगा कि तेल हम ईरान से लेंगे या रशिया से लेंगे या वेनेजुएला से लेंगे। आप सॉवरेन नेशन है कि नहीं, आपकी संप्रभुता कहाँ है? आप तय नहीं कर रहे हो, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां से तय कर रहे हैं। और जब डील की घोषणा होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, भारत की संसद में इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे क्या? और संसद का सत्र चल रहा था, संसद की गरिमा आपने गिराने का काम किया कि बढ़ाने का काम किया? आप एक चीज बताएं कि ऐसा खिलवाड़ क्यों, किसानों के साथ खिलवाड़ क्यों, भारत के हित के साथ खिलवाड़ क्यों? अरे भाई, हमारी मर्जी है, जहां पर हमको सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, ये हमारी मर्जी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तय करेगा? बिल्कुल।
फिर आपने एक फाइल, एमस्टीन फाइल के ऊपर आपने बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी दबाव में हैं, ऐसा कुछ बात करी थी आपने। देखिए, दबाव में तो है ही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने मुखर होकर सदन के अंदर इस बात को कहा। मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, अनिल अंबानी का नाम, अडानी के ऊपर 3-3 बार जो है उनके ऊपर जो है वारंट वहां से आ चुका, जो है 3-3 बार प्रेशराइज, राइट है ना। तो कहीं ना कहीं तो दबाव दिख रहा है, और सरकार की तरफ से तो इस बात का सदन में जवाब आना चाहिए ना कि भाई हमारे ऊपर कोई, भाई प्रधानमंत्री जी ये दबाव देते नहीं, पता चलता नहीं देश को कि होने वाला क्या है। नहीं, वो तो कांग्रेस की महिला उनको मारने के लिए कुछ ऐसा, मतलब कुछ अभद्र करने के लिए कर गई थी। कहीं कोई वो नहीं था, कहीं आप तो थे वहां पे। बिल्कुल थे। कहीं कोई ऐसी मंशा नहीं थी, कहीं कोई ऐसा कृत्य नहीं था, है ना। ये तो जानबूझ करके कि सदन के अंदर, और ये भी इतिहास के पन्नों में जाएगा कि पहली बार जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, पहली बार ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि सब को जवाब देना चाहिए, देश को बतलाना चाहिए था कि किन ही परिस्थितियों में ये सब निर्णय किए गए। जी, लास्ट 3-4 सवाल है। वहीं पर हम बात करें 21 मार्च 2025 की, उस दिन आपने संसद में खड़े होकर जन जीवन मिशन एक स्कैम उजागर करा, मतलब एक तरीके से आपने आरोप लगाए जन जीवन मिशन के द्वारा आपके क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जो बात की गई हर घर नल की वो नहीं हो पा रहा था। तो क्या आज वो हो गया है या नहीं हुआ सर? आज तक नहीं हुआ, आज भी टैंकर से ही पानी जा रहा है? आज तक नहीं हुआ। और जन साधारण में, लोगों में ये मान्यता है, ये सोच है, ये समझ है कि पानी उनको मिलेगा ही नहीं। ये आ गई उनके दिमाग? हाँ, उनके दिमाग में ये आ गई, और हजारों करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई, सस्ती क्वालिटी के पाइप लगाए जा रहे हैं, और जगह जगह टंकी फूट जा रही है। पानी चलने के पहले ही एक तो जो है ये व्यवस्था जो है, तो मुझे लग रहा है कि ये सदी का सबसे बड़ा जो है घोटाला साबित होगा, जो है जल जीवन मिशन। तो ये कब होगा? है ना, जब सरकार चेंज होगी, जब होगा। बिल्कुल, जांच तो तभी होगी। जांच करने वाली एजेंसियां तो आज उन्हीं के हाथ का खिलौना है। जांच होगा, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और जो लोग इस कृत्य में, जिन लोगों ने भी कमीशन लिया है, वो सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जी, वहीं पर आपके क्षेत्र की बात करते हैं। आपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया अभी तक? देखिए, जो हमारी सीमा है उसके तहत जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आने वाले दिनों में जो बड़े मुद्दे हैं उसको हम लगातार, जैसे प्रयागराज में एम्स बनना चाहिए। हाँ, आपने उठाया, है ना। प्रयागराज में रिफाइनरी लगनी चाहिए, जिसकी शिलान्यास 1996 में हो गया था। 1996 में तत्कालीन जो पेट्रोलियम मंत्री थे जनेश्वर मिश्रा जी, उन्होंने शिलान्यास कर दिया, आज तक नहीं लग पाया। इतनी हालत खराब है। जितना नैनी का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जी तबाह है जी, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो है कहीं ना कहीं हम अगर प्रधानमंत्री बने तो इसको हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे जी, उसका कोई पुरसा हल नहीं। तो इसकी लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं जी, और उठाते रहेंगे। और जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उसके तहत जन सामान्य के आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे किसी और तरीके से मदद करने का मामला हो, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपके क्षेत्र में कितना काम किया गया सरकार के द्वारा? मुझे तो नहीं लगता कि रोजगार और में तो कोई काम हुआ है। कल कारखाने लग नहीं रहे तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप देखिए, 1 करोड़ लोगों को अप्रेंटिस योजना के तहत भारत सरकार ने खुद कहा था कि हम अप्रेंटिस बनाएंगे, इतना पैसा देंगे, और अंत में उसकी कलई खुली। मात्र 16,000 लोगों ने आवेदन मुश्किल से किया। 1 करोड़ का वादा, 16,000 सदन के पटल पर ये बात पूरे देश में 16,000 मात्र। तो आप सोचिए कि मेरे क्षेत्र में क्या होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके स्कूल्स हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान आपने बंद कर दिया, स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। कैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे होगी जी? स्वास्थ्य का ये हाल है कि अगर प्रयागराज में आप बीमार हो जाएं तो अपनी जान भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, खेत भी जाएगा, और सब बिक जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। कैंसर के बीमार की तरफ नहीं। तो मैं सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने कमला नेहरू हॉस्पिटल में टाटा के साथ मिलकर 250 करोड़ रुपया जो है दिलवाया है। अब वहाँ जाकर अगले 2 सालों में उम्मीद है
की बिल्डिंग के साथ डॉक्टर की व्यवस्था, क्योंकि एकमात्र अस्पताल प्रयागराज में है। ये अभी दिलवाया सर? हाँ, अभी जो है दिया। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने ये काम किया है? कांग्रेस का वो उनका ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, कमला नेहरू हॉस्पिटल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। और निश्चित तौर से मैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का विशेष आभार, क्योंकि मैं जब जीत कर गया तो मैं मिला भी, मैंने आग्रह भी किया, उन्होंने प्रयास भी किया, उनकी वजह से ही पैसा मिला जी। तो ये अगर वो लोग प्रयास न करते तो ये पैसा न मिलता। तो कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है निश्चित तौर से कैंसर आने वाले दिनों में कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी संस्थान से तो होगा। कैंसर का इलाज, लिवर का इलाज, हार्ट का इलाज, है ना, आने वाले दिनों नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कुछ पैसे पर जो है वहाँ पर सस्ता होगा पर नहीं। और लिवर और हार्ट और किडनी के लिए अभी भी प्रयागराज में कोई नहीं। आप पीजीआई जाएंगे, दिल्ली एम्स आएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन प्रयागराज में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का आप क्या देख रहे हैं, क्या भविष्य? मैं तो नई सरकार देख रहा हूँ प्रदेश में। नई सरकार पक्का? बिल्कुल नई सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। किन कारणों से? लोगों की नाराजगी है। लोग जो पिछले 10 सालों में जिस तरीके से प्रयागराज ही छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश का जो हाल किया गया, उसका जो है लोगों में नाराजगी है और लोग कहीं ना कहीं सरकार बदलना चाहते हैं, नई सरकार लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि नई सरकार का गठन होगा जी, कांग्रेस और समाजवादी मिलके। बिल्कुल जी। वहीं पर हम बात करें, लास्ट 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, वोट चोरी। वोट चोरी का एलिगेशन लीडर ऑफ अपोजिशन जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत दमदार तरीके से उठाया। तो क्या वोट चोरी हमें उत्तर प्रदेश वाले चुनाव में दिखेगी, होगी, क्या होगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन देखिए एक चीज़ जब सार्वजनिक रूप में आ जाए तो अब जो लोग चोरी करने वाले लोग हैं वो नया नया रास्ता ढूंढेंगे। अब एसआईआर चल रहा है ना, नया नया रास्ता ढूंढेंगे। एसआईआर तो एक माध्यम है, और तरीके से ये वोट कटवाना, वोट जुड़वाने की जो है प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाले दिनों में नए नए रास्ते ढूंढेंगे, लेकिन जनमत इतना मजबूत हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वोट चोर कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए हमको मास मोबिलाइजेशन बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। लोगों को जो है सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ इकट्ठा करना पड़ेगा जी। और निश्चित तौर से जो है सरकार अब की बदलने जा रही है उत्तर प्रदेश में 2027 में। बिल्कुल जी। वहीं पर बस 2 सवाल पूछने हैं कि जैसे एक तरीके से इंटरनेट पर एक हवा बनाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी एक विश्वसनीय नेता हैं, आप जैसे मिले हो उनसे पर्सनली, तो जो लोग इंटरनेट पर बैठकर एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक ऑरा अलग है, उनको देखकर ऐसा लगता है वैसा लगता है, तो आपका क्या मत है कि आप तो मिले हो, कैसे नेता लगते हैं नरेंद्र मोदी जी आपको, देश के प्रधानमंत्री? नहीं, मैं तो जैसे सब सांसद मिलते हैं उस तरीके से संसद के सदन के अंदर ही मैंने देखा है, और सभी नेता अपना काम, लेकिन जिस तरीके से उम्मीदें थी उन तरीके से देश आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे मैंने आपको जुडिशियल रिफॉर्म की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार, इन मुद्दों पर जो है ये सरकार फेल होती नजर आई। देखिए, सरकार ने सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, हिंदू मुसलमान करने की पूरे देश में कोशिश की। अब जो तरीके जो अख्तियार कर रही है, ये इससे मुझे नहीं लगता कि देश का कल्याण होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब किसानों पर, किसानी पर, गांव पर, और जो शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं, मीडियम क्लास, उन पर सरकार का समुचित ध्यान होगा। देखिए, जो पिछले 12 सालों में कई रिपोर्टों में भी आया, अमीर और गरीब की खाई बढ़ी, आर्थिक असमानता बिल्कुल बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता का जो ये है प्रतिशत बढ़ा बिल्कुल, और जो पूंजी हुई केंद्रित हुई। 1% आदमी के पास 45%, 10% आदमी के पास 58% पूंजी हुई। तो इसका क्या मतलब है कि आपने गरीब को और गरीब करा, और अमीर को और अमीर किया। तो ये एक बड़े विषय हैं। तो देश के लोग कहीं ना कहीं इसको अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं। देश के लोग मानते हैं कि अब सरकार बदलनी चाहिए जी, और लोगों के हाथों में आनी चाहिए, जहां
इन मुद्दों की चर्चा हो। जी हम मुद्दों से आकलन किसी का भी करते हैं जी और मुझे लगता है कि मुद्दों के आकलन में प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को निराश किए हैं। राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? भविष्य है देश का, भविष्य है। बिल्कुल। देश की एक बड़ी संख्या के लोग मानते हैं कि भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और लोगों के दिलों में क्या रहता है उसकी बात, तो उसकी आवाज़ उठाते हैं और जो मजबूती के साथ उठाते हैं। उल्टे सीधे नैरेटिव चलते हैं। तब मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि राहुल गांधी जी को मुद्दों पर अडिग रहना, मुद्दों पर सरकार को कैसे विवश करना और उन मुद्दों पर कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना, इस मामले पर देश में आज के दिन उनसे मजबूत कोई नेता नहीं है। और कहीं न कहीं देश का भविष्य है और लोगों की जन सामान्य की आवाज़ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं और बड़े पदों पर जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी देश के लोग उनको देखना चाहते हैं। वहीं पर एक आखिरी सवाल, जो आखिरी सवाल होते होते आपके 3 सवाल हो गए। लास्ट सवाल है मेरा कि जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार चेंज होगी, ठीक है, समाजवादी की पार्टी आएगी और आप समाजवादी के भी काफ़ी करीबी रहे हैं, तो क्या हम देखेंगे महाराष्ट्र में जिस तरीके से गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया गया, ऐसे करा जाएगा? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो जो भी नेतृत्व करेगा उससे हम मांग करेंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बनेगा वो इससे गुरेज करेगा। जिससे भी मांग की जाएगी वो इस मांग को मानेगा। एक भगवाधारी तो मना कर गए हैं। बिल्कुल जो है इस मांग को मानेगा और हम लोग विवश करेंगे और जैसा हमने कहा कि उनको मनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसमें पीछे हटेगा या नहीं मानेगा। तो गौ माता को मानने वाले वोट दे सकते हैं? बिल्कुल देंगे, बड़े पैमाने पर अब की देंगे जो है, और उन्हीं वो लोग विवश करेंगे सरकार बदलने में जो है। जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है, समाज का हर वर्ग का आदमी आज चाहता है बदलाव, और ये बदलाव 27 में होकर रहेगा। जी, लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं आप हमारी ऑडियंस को? प्रदेश में एक ऐसी सरकार लाइए जो प्रदेश को भी आगे ले जा सके, प्रदेश के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करे जी, और सबको साथ लेकर सबका विकास करने की बात करे, खाली नारों में ही नहीं वास्तविकता में भी। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। और सब लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। द अनटेम्ड वॉइस जी, इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।